नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। कंप्यूटर की 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट जनरेशन के बारे में जाना, सेकंड लेक्चर में हमने सेकंड जनरेशन के बारे में जाना और हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो थर्ड लेक्चर में हमने थर्ड जनरेशन के बारे में जाना। आज हम कंप्यूटर की अर्थात जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन को कंप्लीट करने जाएंगे और इस फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी, तकनीक, कंप्यूटर की भाषा और कंप्यूटर की याददाश्त, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोग और उसके उदाहरण, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट जनरेशन के लिए हमको ये 6 पॉइंट्स हमने पढ़ रखे थे। सेकंड जनरेशन में भी हमने 6 पॉइंट पढ़े थे एंड अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में भी हमने ये 6 पॉइंट्स पढ़े थे और तीनों जनरेशन में हमने कंपैरिजन भी जाना था कि इन 6 पॉइंट्स में क्या क्या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन तीनों जनरेशन में क्या क्या कंपैरिजन रहा है। आगे अगर अपन पॉइंट की बात करें, आगे हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। इस फर्स्ट जनरेशन को हमने कंप्लीट किया था, अबाउट ऑफ दिस स्लाइड के बारे में पढ़ा था। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन को हमने अच्छे से समझ लिया था, सीख लिया था। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट ये है थर्ड जनरेशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो आज हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करने जा रहे हैं, आज हम जिस जनरेशन की बात करेंगे वह जनरेशन है आपकी फोर्थ जनरेशन। और इस फोर्थ जनरेशन ने हम मानवीय शरीर को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लाकर हमारे सामने डिस्प्ले कर दिया गया, वो हम जानेंगे। हम फोर्थ जनरेशन का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ जनरेशन में हमको क्या क्या बदलाव मिला। अगर हम सोचें, क्या मानवीय शरीर ने कभी सोचा कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस की स्पीड तेज क्यों है, साइज इनका छोटा क्यों है। जबकि जब हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ा था तो फर्स्ट जनरेशन में उन जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर का साइज 2-2 रूम जितना बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज के जो कंप्यूटर है उन कंप्यूटर का साइज छोटा क्यों है। और परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में क्यों है, तेज क्यों है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट क्यों है आज के कंप्यूटर का। क्या हमने कभी सोचा कि जो आजकल के स्मार्टफोन है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है, लैपटॉप है, आदि के वन क्लिक करने पर, अर्थात इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इन सभी कंप्यूटर्स के अंदर ओनली फॉर वन क्लिक करने पर हम आसानी से इसको ऑपरेट कर पाते हैं। इनको आसानी से टच करके हम इनके अंदर जो एप्लीकेशंस पड़े हैं, इनके अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं, इनके अंदर जो डेटास भरा पड़ा है, इसको हम ओनली फॉर वन क्लिक करके आसानी से यूज कर सकते हैं। क्या ऐसा टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया, फोर्थ जनरेशन ने हमको ऐसा क्या बदलाव करके दिया। क्या हमने कभी सोचा है कि एक छोटी सी माइक्रो चिप ने इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एकदम से बदलाव लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया, एकदम से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया को बदल दिया। और 1970 के दौरान, इन 1970s, 1970 के दौरान ऐसा क्या हुआ कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर में ऐसी कौन सी क्रांति आई जिस क्रांति की वजह से साइज में कंप्यूटर्स छोटे होना स्टार्ट हो गई, स्पीड में उनकी स्पीड जो थी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की अपेक्षा स्पीड में बहुत इंक्रीजमेंट देखने को मिला हमें। और उनका जो परफॉर्मेंस है एंड उनकी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी में, क्षमता में बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला और उनका जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा हमको एनहांसमेंट में मिला, उस परफॉर्मेंस में हमको बड़ा बदलाव मिला। इन्हीं के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की जनरेशन के आखिरकार जनरेशन ने हमको क्या क्या बदलाव दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भैया जी 1970 और 75 से लेकर 1990 तक की इसकी कहानी है फोर्थ जनरेशन की। अगर हम बात करें तो 1970 से 1990 तक के बीच में हमारी फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड रहा है, टाइम ड्यूरेशन रहा है। हम कहानी स्टार्ट करते हैं आखिरकार फोर्थ जनरेशन की वजह से टेक्नोलॉजी में एकदम से ऐसी कौन सी क्रांति आई। तो भैया ध्यान से सुनेंगे, एक छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। 15 नवंबर 1971 की बात है, जब थर्ड जनरेशन में हमने क्या पढ़ा था
कि SSI आ गई थी और MSI आ गई थी। SSI स्टैंड फॉर हमने पढ़ा था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI स्टैंड फॉर हमने पढ़ा था मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जहां SSI भी हमारी काम कर रही थी कहीं ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन की वजह से और MSI भी काम कर रही थी कहीं ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन इन 1971 15 नवंबर 1971 को इंटेल कंपनी के चार इंजीनियर जिसमें से सबसे पहले का नाम है फेडरिको फैगन, दूसरे का नाम है मार्शियन हॉफ एंड तीसरे का नाम है स्टैनली मेजर एंड चौथे का नाम है मैसाटोशी शिमा। ये चार ऐसे व्यक्ति हुए। इन चार व्यक्तियों ने जिस हम सीपीयू की आज हम बात करते हैं, जिस माइक्रोचिप की बात करते हैं, जिस माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करते हैं, इस पूरे के पूरे माइक्रो चिप को, इस पूरे के पूरे माइक्रो प्रोसेसर को एक छोटी सी चिप में, एक सिलिकॉन चिप में चेंज करके हमारे सामने डिस्प्ले कर दिया गया। जहां हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कम से कम 17 से 18 हजार बल्ब लगाकर हम डेटा की प्रोसेसिंग करते थे। सेकंड जनरेशन की बात करें तो हम ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे थे। और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने कुछ चिप आना स्टार्ट हो गई थी, जैसे SSI एंड MSI। लेकिन इन तीन की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ जनरेशन में एक ऐसी क्रांति आई इन 1971 और 15 नवंबर। इन चार व्यक्तियों की वजह से जो भी हमारी डिवाइसेस हैं, वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक क्लिक करने पर जो भी हमारा कार्य आसानी से होना स्टार्ट हो जाता है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारी स्मार्टफोन के अंदर, हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर। इन सभी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये वही फोर्थ जनरेशन है जिस फोर्थ जनरेशन से हमारे सभी प्रकार के कंप्यूटर्स का आकार छोटा होना स्टार्ट हो गया। कारण क्योंकि जहां 17 से 18 हजार बल्ब लगाकर एक 2 रूम जितने बड़े साइज के अंदर कंप्यूटर को रखा जाता था और फिर इन कंप्यूटर्स के अंदर जब हम वैक्यूम ट्यूब को लाइट इलेक्ट्रिसिटी देते थे तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद उस रूम के अंदर हीट जनरेट हो जाती थी, क्योंकि स्पेस तो चाहिए ना उस वैक्यूम ट्यूब को। लेकिन पूरे झंझट से बाहर निकलकर फोर्थ जनरेशन में उन्होंने सिर्फ इतनी छोटी, बहुत स्मॉल साइज का एक चिप बनाकर खड़ा कर दिया जिसका नाम रखा गया माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल 4004 विश्व का सबसे पहला व्यापारिक माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इन चार व्यक्तियों ने लाकर दुनिया के सामने डिस्प्ले कर दिया। इसी माइक्रो प्रोसेसर की वजह से, इसी माइक्रो प्रोसेसर के आगमन से फोर्थ जनरेशन के बाद हमारे सभी के सभी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर में तब्दील हो गए। और पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर अर्थात एक ऐसा फोन, एक ऐसा कंप्यूटर जिसको आसानी से हम अपनी पॉकेट में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। एक ऐसा लैपटॉप, एक ऐसा पाम टॉप इसको आसानी से ट्रेवलिंग करते टाइम भी हम यूज कर सकते हैं। एक ऐसी स्मार्ट वॉच इसको आसानी से हम अपने हाथ में पहनकर बिल्कुल कंप्यूटर की भांति इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हो गए थे जिनकी वजह से हमारा काम और आसान हो गया था। अगले पॉइंट की बात करेंगे कि फोर्थ जनरेशन के जितने भी जो कंप्यूटर हुआ करते थे ये सभी कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। वह टेक्नोलॉजी कौन सी थी? पहली टेक्नोलॉजी है भैया LSI। जिस प्रकार से हमने थर्ड जनरेशन में SSI पढ़ा था, MSI पढ़ा था, उसी प्रकार से फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो फोर्थ जनरेशन के सभी प्रकार के कंप्यूटर जिस टेक्नोलॉजी बेस्ड थे, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से काम करते थे, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है भैया? LSI। और LSI स्टैंड फॉर होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, यह एक ऐसी चिप होती है जिस चिप के अंदर कम से कम 20,000 ट्रांजिस्टर, 20,000 ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन की पावर होती है, शक्ति होती है। अर्थात हम कह सकते हैं एक छोटी सी चिप पर 20,000 ट्रांजिस्टर को अगर क्या कर दिया जाए, लगा दिया जाए, लगाने के बाद जो पावर बनती है उसे हम LSI के नाम से जानते हैं। और LSI फिर से बता दूं मैं, LSI स्टैंड फॉर होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कुछ टाइम के बाद भैया इन दोनों ने क्या किया कि एक और टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ जिसको हम कहते हैं VLSI। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी बेस्ड थे। और VLSI स्टैंड फॉर होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह VLSI के अंदर अगर हम पावर की बात करें कि कितने ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए तो एक VLSI का निर्माण होता है, तो कम से कम 1 लाख ट्रांजिस्टर का अगर हम कॉम्बिनेशन मिला दें, दैट इज व्हाट VLSI। और VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन। अगले पॉइंट की बात करेंगे, ये वही थर्ड जनरेशन है, सॉरी ये वही फोर्थ जनरेशन है जिस फोर्थ जनरेशन में नॉन प्रोसीजरल गैर प्रक्रियात्मक भाषा का आगमन हो गया था। हमने थर्ड जनरेशन में जितनी भी भाषाएं पढ़ी है दैट इज व्हाट प्रोसीजरल भाषा, एंड फोर्थ जनरेशन एक ऐसी भाषा, एक ऐसी जनरेशन है जिसमें जिस भाषा का आगमन हुआ नॉन प्रोसीजरल भाषा, और नॉन प्रोसीजरल भाषा को हम हिंदी में गैर प्रक्रियात्मक भाषा के नाम से जानते हैं। और यह एक ऐसी भाषा होती है जो सिर्फ ये बताती है कि किसी काम को कैसे करना है, लेकिन यह कभी नहीं बताती है कि किसी काम को क्यों करना है। आगे पॉइंट की बात करेंगे हम, एसक्यूएल भाषा का आना प्रारंभ हो गया था, और एसक्यूएल कैसी भाषा, एक नॉन प्रोसीजरल भाषा जिसको हम हिंदी में गैर प्रक्रियात्मक भाषा कहते हैं। और एसक्यूएल भाषा का काम कहाँ होता है, माई एसक्यूएल सर्वर पर होता है। अर्थात एसक्यूएल भाषा का इस्तेमाल दो जगह होता है, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड फॉर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण अगर हम समझें, अगर हम अपने निजी जीवन से इसका एज इट इज अच्छे से उदाहरण समझ ले तो क्या है भैया, आपने देखा होगा आपके घर में ट्रिपल SMID नंबर होता है जिसको हम परिवार आईडी नंबर कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम परिवार आईडी का नंबर, एक मुखिया नंबर होता है, उस वह मुखिया नंबर 6 से 8 अंकों का होता है, और जब हम उस वेबसाइट पर जाते हैं ट्रिपल SMID जिसको समग्र पोर्टल कहते हैं, जब हम समग्र पोर्टल पर जाते हैं और जो मुखिया का नंबर है 6 से 8 डिजिट्स का, वहां पर हम जब उसको फाइंड करते हैं तो हमको पता चलता है कि इस मुखिया के परिवार में कितने व्यक्ति, कितने सदस्य हैं जो इनसे जुड़े हैं। दैट इज व्हाट एसक्यूएल भाषा। डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, और डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पूरे के पूरे डेटा का मैनेजमेंट बनाता है एक ऐसा सिस्टम। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल का क्या मतलब है, मुखिया का एक आईडी थी और उसके अंदर कितने सदस्य जुड़े थे, दैट इज व्हाट आरडीबीएमएस। तो हमने इस एग्जांपल से इसको समझ लिया। अगले पॉइंट की बात करेंगे, इसी फोर्थ जनरेशन में भैया मैग्नेटिक एंड सेमीकंडक्टर मेमोरीज का आना स्टार्ट हो गया था। मैग्नेटिक क्या चीज है और सेमीकंडक्टर, इसको हमने सेकंड जनरेशन से अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फोर्थ जनरेशन में जो मैग्नेटिक जितनी भी मेमोरीज हुआ करती थी, सेमीकंडक्टर जो मेमोरीज हुआ करती थी, इन सभी में डेटा स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई थी। एक्सेस टाइम इंक्रीजमेंट में एक्सेस टाइम का इंक्रीजमेंट हो गया था, अर्थात सेमीकंडक्टर सभी मेमोरीज का एक्सेस टाइम बढ़ गया था, सॉरी एक्सेस टाइम कम हो गया था और स्पीड बढ़ गई थी। मैं बता दूं आपको कि वे सभी मेमोरीज जिनका एक्सेस टाइम कम होता है उनकी डेटा को पढ़ने की और लिखने की स्पीड तेज होती है, और वे सभी सेमीकंडक्टर मेमोरीज या वे सभी मेमोरीज जिनका एक्सेस टाइम अधिक होता है और उनकी स्पीड कम होती है, यह आप विशेष ख्याल रखेंगे। तो रैम का आगमन हो गया था, और रैम के साथ साथ 4 पॉइंट्स में आपको और बता दूं, SDR, DDR फर्स्ट, DDR सेकंड, DDR थर्ड, DDR फोर। SDR स्टैंड फॉर होता है सिंगल डेटा रेट। पहले सिंगल डेटा रेट काम करती थी, फिर उसके बाद DDR फर्स्ट आया, डबल डेटा रेट फर्स्ट वर्जन, एंड डबल डेटा रेट 2 वर्जन, एंड डबल डेटा रेट 3 वर्जन। तो DDR फर्स्ट, DDR सेकंड एंड DDR थर्ड भी आना आगमन हो गया था। अगले पॉइंट की बात करेंगे हम भैया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने फर्स्ट जनरेशन भी पढ़ी, वहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड भी पढ़ा, वहां पे भी एक ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। थर्ड जनरेशन के अंदर भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना है। फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो फोर्थ जनरेशन के अंदर हमको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एग्जाम्पल की भांति समझते हैं। आपने फ्लिपकार्ट सुना होगा, आपने अमेजोन सुना होगा, आपने लोकेशन कोड सुना होगा, ये एक्सेट्रा आपने वेबसाइट सुनी होगी। तो अगर हम अमेजोन की बात करें तो वेबसाइट एक और यूजर अनेक। फ्लिपकार्ट की बात करें तो वेबसाइट एक है लेकिन उससे कंप्यूटर्स, यूजर्स अनेक जुड़े हैं। यूजर की एक्टिविटी कब पता चलती है, जब कोई कंप्यूटर ऐड हो जाता है, दैट इज व्हाट हम यूजर मानते हैं। यूजर फर्स्ट, यूजर सेकंड, यूजर थर्ड एंड यूजर फोर्थ, एग्जैक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क से जोड़कर उनको एक साथ सर्विस देने का काम करता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सबसे पहला उसने उदाहरण दिया अमेजॉन वेब सर्विसेज, अमेजॉन
वेब सर्विसेज, अमेजोन की जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर हमको आसानी से प्रोवाइड करवा देता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे लोकेशन कोड वाइज। जब हम किसी व्यक्ति की लोकेशन ढूंढते हैं तो दैट इज व्हाट कोड वाइज हम देखते हैं। जैसे अगर हम मुरैना की बात कर ले तो भैया 476001, दैट इज व्हाट लोकेशन कोड। अगले पॉइंट की बात करेंगे गूगल क्लाउड। वर्तमान में जो हम डेटा स्टोर करते हैं गूगल पर, प्लेटफॉर्म एक है लेकिन यूजर अनेक है ना। प्लेटफॉर्म एक, यूजर अनेक, कंप्यूटर्स अनेक जो उससे ऐड हैं, वो अपना डेटा आसानी से ट्रेवल करवा रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं और डेटा को स्टोरेज कंडीशन में भी ला रहे हैं। दैट इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल क्लाउड, जिसको हम गूगल ड्राइव भी कहते हैं, गूगल क्लाउड। और क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे, क्लाउड स्टोरेज की बात करेंगे तो तीन ही होते हैं, आईयास, एस सास और PWS पास। ये तीन क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे भैया तो ये वही फोर्थ जनरेशन है जिस फोर्थ जनरेशन में एप्पल का मैक कंप्यूटर आया था। और मैक की बात करेंगे तो मैक स्टैंड फॉर मैकिंटोश। और मैक एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, एक सिस्टम भी होता है। तो एप्पल कंपनी के द्वारा मैक बनाया गया था, IBM के द्वारा पीसीस बनाना स्टार्ट हो गए थे और पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। अब अगर देखा जाए तो फोर्थ जनरेशन एक ऐसी जनरेशन आ गई थी कि जितने भी जो आम व्यक्ति थे, आम जनता थी, आराम से कंप्यूटर का यूज करना प्रारंभ कर दिए थे, आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। और फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर का अच्छे से आगमन हो गया था, साइज छोटा हो गया था, स्पीड बहुत बढ़ गई थी, परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट हो गया था। दैट इज व्हाट कौन सी जनरेशन भैया, फोर्थ जनरेशन। तो ये थी कुछ फोर्थ जनरेशन के पॉइंट्स। अगर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे भैया तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम थोड़ा सा स्पीड की बात कर लें। तो स्पीड भैया क्या होती है, अगर हम स्पीड की बात करें तो हमने फर्स्ट जनरेशन में जाना था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को मिली सेकंड में माप रहे थे 10⁻³ सेकंड जनरेशन की जो स्पीड थी वो 10⁻⁻6 जिसको हम माइक्रो सेकंड कह रहे थे। और थर्ड जनरेशन की बात करेंगे 10⁻⁹ इसको हम नैनो सेकंड कह रहे थे। लेकिन अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो फोर्थ जनरेशन में हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन में पीको सेकंड। फोर्थ जनरेशन में कौन सी आ गई, पीको सेकंड, जिसको हम 10⁻⁻12 और 0.11 टाइम्स 0 एंड 1 इज इक्वल टू पीको सेकंड। यह फेम्टो से बड़ी होती है और मिली, माइक्रो एंड नैनो से छोटी होती है, उसे हम पीको सेकंड कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो इस फोर्थ जनरेशन में जो इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का आगमन कर दिया था, माइक्रो प्रोसेसर बनाकर डिस्प्ले कर दी थी दुनिया के सामने, तो उन्होंने सबसे पहले जो इंटेल 4004 बनाया था उसके अंदर जो स्पीड रखी थी वो स्पीड थी 740 किलोहर्ट्ज। अब हम जानेंगे भैया हर्ट्ज क्या होती है। हर्ट्ज एक प्रकार का मेजरमेंट होता है जिसकी सहायता से हम माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को मापते हैं। और अगर हर्ट्ज की बात कर लें तो हर्ट्ज एक मेजरमेंट है और हर्ट्ज का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। किलो हर्ट्ज की बात करेंगे जहां पर 1000 हर्ट्ज को अगर मिला दिया जाए दैट इज व्हाट 1 किलो हर्ट्ज। और यहां पर तो उन्होंने साफ साफ बोला भैया कि 740 किलो हर्ट्ज इतनी तो स्पीड में काम करता था। 740 इंटू 1000 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा आपका उतने स्पीड में यह इंटेल 4004 आसानी से काम कर सकता था। अगले पॉइंट की बात करेंगे, उन्होंने क्या किया, इंटेल 8080 इंटेल 8080 इन 1974 2 मेगाहर्ट्ज के साथ दुनिया के सामने डिस्प्ले किया। 2 मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड थी और मेगाहर्ट्ज स्टैंड फॉर होगा क्या होगा, तो देखिए हर्ट्ज हमने जाना 1 साइकिल पर सेकंड, किलो हर्ट्ज हमने जाना, अगर हम 1 किलो हर्ट्ज की बात करेंगे तो भैया 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। और अगर हम हमारे सामने मेगा हर्ट्ज आ जाए तो मेगा हर्ट्ज का मतलब होता है 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड। और गीगा हर्ट्ज अगर हमारे सामने आ जाता है तो गीगा हर्ट्ज का मतलब होता है 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड। तो चारों पॉइंट्स हमारे सामने क्लियर हो जाते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करेंगे भैया तो वर्तमान के ज्यादातर जो सीपीयू हैं, माइक्रो प्रोसेसर है, इनकी स्पीड को मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज में हम मापते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट के जो इंटेल कोर आई 7th जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं
उनको हम 3.0 गीगाहर्ट्ज में मापते हैं, और गीगाहर्ट्ज का आप एक ही मतलब जानते हैं, 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड। ये हमने स्पीड की बात की थी, स्पीड के बारे में हमने जाना फोर्थ जनरेशन में। और अब जो अगले पॉइंट की बात करेंगे वो पॉइंट है भैया कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड जनरेशन की हमने विशेषताएं जानी थी, सेकंड की भी जानी थी, फर्स्ट की भी जानी, और अब हम जानेंगे क्या भैया, अब हम जानेंगे फोर्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम विशेषताएं कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने विशेषता बताई है भैया प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट। फोर्थ जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे, इन सभी कंप्यूटर्स की जो स्पीड थी डेटा को प्रोसेस करने की, वह बहुत इंक्रीज हो गई थी, इनमें बहुत एनहांसमेंट आ गया था। अगले पॉइंट की बात करेंगे, मोर डेटा स्टोर्ड। सर फोर्थ जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे, वे सभी के सभी कंप्यूटर को डेटा, वे सभी के सभी कंप्यूटर्स अधिक स्टोरेज करना स्टार्ट कर दिए थे, डेटा को अधिक स्टोर कर सकते थे 1 टीबी के बेस में, 2 टीबी। 1 टीबी स्टैंड फॉर होता है जहां 1024 जीबी तक का डेटा स्टोर कर दिया जाए, दैट इज व्हाट 1 टीबी। 2 टीबी 2048 जीबी तक का डेटा जहां स्टोर कर सके, इससे भी और डेटा आसानी से स्टोर करना स्टार्ट कर दिए थे फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ की अगले पॉइंट की बात करेंगे, जीयूआई इंटरफेस। सर हमने सीखा था, आप जीयूआई एंड सीयूआई दो इंटरफेस होते हैं। सीयूआई की अगर हम बात करें तो आज से कुछ समय पहले जब हम कंप्यूटर का यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में एंड थर्ड जनरेशन में, लेकिन थर्ड में तो आ गया था इनपुट एंड आउटपुट, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में क्या होता था, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन एक दो ऐसी जनरेशन थी जहां पर इन सभी कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमको मैकेनिकल बेस्ड हाथों से इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, वायर के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, बटन्स के माध्यम से, वायर के माध्यम से इनको क्या दिया जाता था, इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। लेकिन भैया उसने साफ साफ बोला है जीयूआई इंटरफेस। जैसे ही हमारी थर्ड जनरेशन आती है, जैसे ही लेथम सोलेज जी आते हैं और कार्ल एंजलबर्ट जी आते हैं, इन्होंने भैया कंप्यूटर के क्षेत्र में कीबोर्ड एंड माउस को ऐसे इस प्रकार से डिस्प्ले किया जो आसानी से जीयूआई बेस्ड थे। आजकल हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है, माउस की सहायता से हमारे स्क्रीन पर जितने भी भैया आइकन्स दिखते हैं उन आइकन्स पर आसानी से डबल क्लिक कर देते हैं, अन्यथा सिंगल क्लिक करके उनको सेलेक्ट किया जा सकता है, डबल क्लिक करके उनको ओपन किया जा सकता है, और राइट क्लिक करके जब हम ओपन वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो वहां से भी हम ओपन कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के जो ऑपरेशन है वो किसकी वजह से कर पाते हैं, माउस की वजह से कर पाते हैं, दैट इज व्हाट जीयूआई इंटरफेस। एक ऐसा जीयूआई इंटरफेस जहां पर सभी चीजें ग्राफ के फॉर्म में हमको दिखना स्टार्ट हो गई थी, जिस पर हम आसानी से वन क्लिक करके उस कार्य को कर सकते हैं, दैट इज व्हाट जीयूआई इंटरफेस। और सीयूआई इंटरफेस क्या होता है, जहां पर कमांड देने के लिए हमको मैकेनिकल पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल, हमको खुद मानवीय शरीर को जाकर वहां पर इंस्ट्रक्शन देना पड़े, दैट इज व्हाट मैकेनिकल पॉइंट। और मैकेनिकल पॉइंट की बात करें तो सीयूआई, और सीयूआई का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस अर्थात कमांड लाइन इंटरफेस। अगले पॉइंट की बात करेंगे, और अगर हम सीयूआई की बात कर लें तो दुनिया का एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सीयूआई बेस्ड है, दैट इज व्हाट डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर कभी नेटवर्क के क्षेत्र में पूछेगा, सिक्योरिटी के क्षेत्र में पूछ लेगा, तो डीयूएस स्टैंड फॉर होता है डेनियल ऑफ सर्विस, जो एक सिक्योरिटी पर्पस होता है। आगे की बात करेंगे भैया नेटवर्किंग सर्विसेज। आज के युग में, आज के युग की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन चल रही है, लेकिन अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो अर्पानेट का आगमन हो गया था, वर्ल्ड वाइड वेब का आगमन हो गया था, और ब्राउजर्स आना स्टार्ट हो गए थे, सर्च इंजन आना स्टार्ट हो गए थे, और हमारे सामने ऐसी सोशल मीडियाज आने स्टार्ट हो गई थी जिनकी वजह से हम आसानी से एक दूसरे को जो मैसेज भेजते थे, कम खर्चे में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रेवल करवाया जा सकता था। अर्थात किन्हीं दो डिवाइसेस को किसी एक नेटवर्क के माध्यम से आसानी से जोड़कर हम अपने डेटा को ट्रेवल करवा सकते थे। आगे पॉइंट की बात करेंगे मल्टीटास्किंग सर्विसेज। सर ये तो हमने सेकंड एंड थर्ड जनरेशन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि मल्टीटास्किंग सर्विसेज आना स्टार्ट हो गई थी, और मल्टीटास्किंग सर्विसेज का मतलब होता है डिवाइस एक, प्लेटफॉर्म एक, लेकिन सर्विसेज अनेक, दैट इज व्हाट मल्टीटास्किंग। अर्थात किसी एक डिवाइस को आसानी से हम विभिन्न प्रकार के टास्क दे सकते हैं, और उन्हीं टास्क पर आसानी से हमारा कंप्यूटर कार्य करता रहता है। कंप्लीट करने के बाद आप हमको एक अलर्ट दे देता है, हमको एक वैलिडेशन दे देता है कि भैया आपका काम कंप्लीट कर चुका हूं मैं। आगे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो आगे अगर हम पॉइंट की बात करें तो आगे उसने क्या बताया है, आगे जी
आगे उसने बताया पर्सनल कंप्यूटर्स का आगमन अधिक बढ़ गया था, पर्सनल कंप्यूटर आना बहुत स्टार्ट हो गए थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्सनल मतलब माइक्रो कंप्यूटर का आगमन बहुत बढ़ गया था। आगे पॉइंट की बात करेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सर कितना इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट उसने बात लिखी है यहाँ पर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कोई हवाई जहाज पृथ्वी पर लैंड कर रहा होता है उस समय जो डिस्टेंस बताता है दैट इज व्हाट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कोई व्यक्ति अपनी सेल्फी ले रहा होता है उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है दैट इज व्हाट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कोई व्यक्ति कार में बैठा होता है और सर जी गलती से एक्सीडेंट हो जाता है उस समय खुलने वाला एयरबैग दैट इज व्हाट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो आजकल हम फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा बहुत सारी एप्लीकेशन है जिन एप्लीकेशन की सहायता से हम अपने मनी को ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें किसकी सहायता? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज वहां किया जाता है जहां अगर रिस्क ले भी ले तो कोई परेशानी नहीं है, सच एज सेल्फी लेना। जब आप सेल्फी लेते हो गलती से अगर कैमरा काम नहीं करता या एप्लीकेशन काम नहीं करता तो वो कोई रिस्क नहीं है, नो टेंशन, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर कार में बैठे हैं और गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है वहां पर अगर एयर बैग काम ना करे दैट इज व्हाट फुली रिस्क। तो समझे, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ काम करेगा? जहां ज्यादा रिस्की काम नहीं है। और सॉफ्ट रियल टाइम वहां काम करेगा जहां फुली रिस्क है। और मैं बता दूं ये ऑपरेटिंग सिस्टम करंट एक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो डीबीएमएस, और डीबीएमएस को हमने अभी अच्छे से जाना था कि जब किसी डेटा को एक वेल अरेंज फॉर्मेट में लगा दिया जाता है, एक एज इट इज पॉइंट्स ऑफ व्यू में लगा दिया जाता है, इसे हम डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और आरडीबीएमएस में जब रिलेशन बिठाया जाता है, डेटा को एक दूसरे से रिलेशन बनाया जाता है, उसे हम आरडीबीएमएस के नाम से जानते हैं। ये थी आपकी फोर्थ जनरेशन। इस फोर्थ जनरेशन में हमने जाना कि आखिरकार इस फोर्थ जनरेशन ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें मानवीय शरीर को क्या बदलाव करके दिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आज सभी कंप्यूटर्स बहुत छोटे होने लगे, इसके बारे में अबाउट ऑफ फोर्थ जनरेशन के बारे में हमने जाना। अगली पीढ़ी आपकी जो फिफ्थ जनरेशन है वह फिफ्थ लेक्चर आपका कल अपलोड कर दिया जाएगा। आज इसको हम शाम को अपलोड कर देंगे। मैं आशा करता हूँ ये जो 3 वीडियो, ये 3 लेक्चर है मैंने आपके लिए जो डाले थे वो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और फोर्थ जनरेशन आज अपलोड हो जाएगा, आज आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिफ्थ जनरेशन हम कल आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे फिफ्थ जनरेशन की। और जैसे ही यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। वो टॉपिक है नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में हमको पता चलेगा ऐसी कौन सी वह चीज है जो मानवीय शरीर से भी अधिक सोच सकती है। और उस तक जाने से पहले हम पहले ये देख लेंगे कि ये जो फिफ्थ टोटल जो हमारी कंप्यूटर की जनरेशंस हैं, जनरेशन टोटल है हमारी जितनी भी पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की, इनसे कितने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी डीपली जाएगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। लेकिन पहले हम फोर्थ जनरेशन को कंप्लीट करेंगे, पढ़ने के बाद फिर फिफ्थ जनरेशन को पढ़ेंगे और इन पांचों जनरेशन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम फिनिश करते हैं वीडियो। जय श्री राधे राधे, नमस्कार।